नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए जिस तरीके से कोटे में कोटा लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया, लेकिन उसके बाद पूरे देश की जो माहौल है वो अब बदली हुई नजर आ रही है। इसके लिए आवाज उठने लगी है, लगातार मांगे उठ रही है कि अब जो ये ऑर्डर आया है वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अब इस पर चिराग पासवान भी अपना रुख तो है वो कड़ा जता रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी इस का स्वागत करते हुए नजर आए हैं। तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बड़ी खबर है कि 21 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है, भीम आर्मी के द्वारा ऐलान किया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान अमर ज्योति सर जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो ये जजमेंट आया है कोर्ट की ओर से, इस जजमेंट को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 6 बेंच के फैसले में जो ये आया कि दलितों का जो आरक्षण है, आदिवासियों का, SC ST का जो आरक्षण है, इस आरक्षण को वर्गीकरण, उप वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कह लीजिए, क्रीमी लेयर कह लीजिए, कर दिया जाए, ताकि कुछ जो लोग हैं इस आरक्षण का फ़ायदा उठा करके बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ लोग जो है बहुत पीछे रह गए हैं। जी। तो इस फैसले को हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे भारत के आज़ाद होने से पहले भारत में संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं था और न ही SC और ST, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत के संविधान का रचना किया तो उस संविधान के अंदर SC और ST की जो लिस्ट बनाई, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, उस लिस्ट में जिन भी जातियों को उन्होंने जोड़ा, उन सारी जातियों को आज़ादी के पहले, संविधान के पहले भारत में कोई भी अधिकार नहीं था। उनको इंसान नहीं समझा जाता था, उनको एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। और उस समय एकमात्र कानून चलता था मनुस्मृति का कानून, जिसमें कैटेगराइज वर्ण वाइज किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम लोग को शूद्र के कैटेगरी में रखा गया, दलितों को और आदिवासियों को शूद्र, अति शूद्र कहा जाता था। जब आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे जिसमें धर्म और जाति का उल्लेख है तो उसमें आप देखिएगा कि शूद्र किसको कहा गया, अति शूद्र किसको कहा गया। तो इस देश के जो SC और ST हैं वो पहले शूद्र और अति शूद्र थे। उस समय इनके ऊपर कानून मनुस्मृति का चलता था। उसमें कानून था कि दलित अगर पढ़ाई करने का प्रयास करे तो उसका आँख फोड़ दो, अगर कोई वेद जिसमें भगवान देवी देवता का वर्णन हो उस वेद को पढ़ने का प्रयास करे तो उसका जीभ काट दो, कोई मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसके मुंह में शीशा पिघला करके मुंह और कान में डाल दो। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं थी। और उस समय घोड़ी चढ़ने पे अगर कोई शूद्र समाज का व्यक्ति अगर शादी विवाह जैसे रीति रिवाज को कर रहा है तो वो अगर घोड़ी चढ़ रहा है तो उसकी हत्या कर दो। पानी पीने के लिए बहुत सारा, मतलब जितने भी यातनाएं, शोषण, अत्याचार, अन्याय जिसको कह सकते हैं, वो जितने भी यातनाएं, अन्याय भारत में इस देश के शूद्र, अति शूद्र, जिसको आज संवैधानिक शब्द में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, उनको सहना पड़ा। उसी प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं और उनके नेतृत्व की जो 5-6 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया कि इन दलितों और आदिवासियों का जो आरक्षण है इसको क्लासिफिकेशन करके, इसमें क्रीमी लेयर ला करके इनको कुछ वर्गों को, इसमें कुछ जाति विशेष वर्गों को आरक्षण से वंचित किया जाए। तो ये सीधे तौर पे उसी प्रकार है जिस प्रकार से मनुस्मृति के माध्यम से दलितों को, आदिवासियों को कोई भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको नौकरी का अधिकार नहीं था, समान जीवन जीने का अधिकार नहीं था, आत्मसम्मान से वो जी नहीं सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अच्छे घर नहीं बना सकते थे, महंगी गाड़ियों में नहीं चढ़ सकते थे, धन अर्जित नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना करके कुछ जाति विशेष वर्गों को, जिनको वो कह रहे हैं कि ये लोग आगे बढ़ गए आरक्षण का फायदा लेकर के, उनको रोकने का प्रयास है। और सीधे तौर पे ये मनुस्मृति एक तरह से लागू करने का प्रयास है, क्योंकि भारत में जब से संविधान आया, आरक्षण आया, आरक्षण को सही तरीके से भारत में लागू ही नहीं किया गया। कई ऐसे विभाग हैं जहां आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे दलितों की
आबादी, आदिवासियों की आबादी, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व शून्य है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, वहाँ पे आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के सारे पद खाली पड़े हुए हैं प्रोफेसर नियुक्ति में। कोई इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है। कोई आईआईटीज, कोई आईआईएम, कोई एनआईटी का डायरेक्टर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है। किसी भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के कोई सेक्रेटरी जो है एक भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वहां पे वर्गीकरण की जो बात लोग कह रहे हैं, ये 6 बेंच के जो जज हैं, इन सब से पूछिए उस सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम बना हुआ है, जहां पे दरवाजे बंद हैं, चंद परिवार के मुट्ठी भर लोग ही जज बन रहे हैं इस देश में। जबकि भारत में यूपीएससी से बड़ा एग्जाम नहीं कहा जाता है कोई। तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जज साहब, जब आप इतने उदार दिल हैं, आप इतने दलितों और आदिवासियों की जो जातियां आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गई, उनको आप आरक्षण दे करके अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनको बेहतर जिंदगी को आप देना चाहते हैं, तो आप सभी जज साहब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से वर्गीकरण स्टार्ट कीजिए, वहां क्रीमी लेयर स्टार्ट कीजिए, और वहां पे आप लोग ओपन परीक्षा, ओपन एग्जाम कराइए। जैसे यूपीएससी के द्वारा इस देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और तमाम देश के जो बड़े पदों पे जो चलाने वाले, देश को चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब परीक्षा से बनते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू के माध्यम से उनका सिलेक्शन होता है, तो हम ये चाहते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब, बड़े आपका हम आभारी रहेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को समाप्त करवाइए और भारतीय न्यायिक आयोग की गठन करने के लिए केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आप आह्वान कीजिए कि भारतीय न्यायिक आयोग का गठन हो, और न्यायिक आयोग का गठन करके जजों की नियुक्ति के लिए भी परीक्षा हो। उसमें चाहे एससी का बच्चा हो, चाहे एसटी का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का बच्चा हो, चाहे जनरल का बच्चा हो, चाहे किसी जाति, किसी धर्म का बच्चा हो, जो प्रतिभावान होगा, जो एलएलबी ज्यादा पढ़ा होगा, जो अच्छा जानकार होगा लॉ का, वही जज बने। तो क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से चालू होना चाहिए। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम जो पद हैं वहां पे क्लासिफिकेशन क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने ऐलान किया कि 21 तारीख को भारत बंद करेंगे, लग रहा है कि इसका असर होगा, भारत बंद का देश पर पड़ेगा? देखिए, इस भारत बंद का जहां तक बात है, तो हम लोगों ने भारत बंद की झांकी 2 अप्रैल 2018 में दिखा दिया था जी। जब इस देश के अंदर एससी एसटी एक्ट को कमजोर करने का प्रयास इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा किया गया था 2018 में। उस वक्त भी 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद पूरे देश के जो तमाम एससी एसटी संगठन के जो लोग हैं, तमाम जो न्याय पसंद, संविधान पसंद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि इस देश में दलितों और आदिवासियों की स्थिति जो है बदतर है, उनको साथ न्याय नहीं होता है, उसके लिए एससी एसटी एक्ट कानून बनाया गया था। तो उन मुद्दे पे आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, और पूरे देश में हमारे कई भाई शहीद हुए, अपनी शहादत दिए, 22-23 लोगों की उसमें जाने चली गई। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो स्थिति फिर से पैदा हो इस देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब से कोलेजियम के जो जज हैं आरक्षण पे बार बार फैसला देते हैं, दलित आदिवासियों के खिलाफ कई बार प्रयास करते हैं कि ऐसा जजमेंट दे जिससे इनका नुकसान हो जाए, तो मैं इन सब को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लीजिए। 2 अप्रैल 2018 हमने दिखा दिया है, और अभी भी 15 दिन समय है 21 अगस्त में, जिस दिन भारत बंद का ऐलान का बाद पूरा देश का दलित आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं, तो 15 दिन में संसद का सत्र भी चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है, आप सत्ता में हैं, आप बहुमत में हैं, आपका सबसे बड़ा गठबंधन है, आप संसद के अंदर अगर दलितों आदिवासियों की हितैषी होने की बात आप कहते हैं, तो संसद के अंदर अध्यादेश लाइए, और अध्यादेश ला करके आप संविधान में आरक्षण जो है उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालिए, ताकि आगे से कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, जो चंद मुट्ठी भर परिवार के लोग हैं, जो अपने बाप का सहारा लेकर, चाचा का सहारा लेकर, दादा का सहारा लेकर, मौसा का सहारा लेकर, जीजा का सहारा लेकर, भाई का सहारा लेकर, भतीजा का सहारा लेकर जज बन रहे हैं, इन सब लोग और तमाम जो बिहार
सरकार या अन्य भी राज्य सरकारें हैं, उनकी भी हिम्मत आरक्षण को तोड़ फोड़ करने की हिम्मत नहीं हो सके। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान इस वक्त अपने ही पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल के रखे हुए हैं इस मुद्दे पर। चिराग पासवान का बयान का स्वागत करता है भीम आर्मी? देखिए, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी। उस फैसले पे जिस तरह का बयान चिराग पासवान का आया है, मैंने सुना एक दो बयान, तो इस मामले पे जितने भी इस देश के नेता हैं, चाहे वो बिहार के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हों या चिराग पासवान जी हों या हम सब की सम्मानित नेता बहन कुमारी मायावती जी हों या हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, उन सब का जो बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। तो जो भी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अगर वो इस फैसले को मानते हैं कि ये दलितों और आदिवासियों के हक और हुकूक, उनके मान सम्मान, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, जो भी लोग समर्थन दे रहे हैं उन सब के बयान का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन जितेंद्र राम मांझी का क्या करेंगे? वो भी तो दलितों का नेता कहलाते हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले जो फैसला हो जाना चाहिए था वो फैसला आज हो रहा है, हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। जीतन राम मांझी जी की हालत, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप उनको करीब से नहीं जानते हैं। उनके करीब के कई लोग जो हैं हमारे संपर्क में रहते हैं, वो बताते हैं कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो भी हमारे सम्मानित हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और हम उनका विरोध नहीं करते हैं। हम बस ये कहेंगे कि मांझी जी, आप क्या एक सपना था कि दिल्ली जाना है, आप सब दिन बिहार में मंत्री रहे, एक बार मुख्यमंत्री भी रहे, आपको इस बार मौका मिला दिल्ली जाने का, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। तो अगर वर्गीकरण का फैसला अच्छा है तो मांझी जी से हम यही कहेंगे कि सबसे पहले वर्गीकरण आप अपने परिवार से शुरू करें। आप खुद सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, आपका बेटा बिहार सरकार में एमएलसी और बिहार सरकार के मंत्री हैं, आपकी समधन विधायक हैं, आपके सुनते हैं कि एक बेटी के जो पति हैं वो भी विधायक हैं आपकी पार्टी से। तो मांझी जी, आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आप जिस समाज से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, उस जिले में आप अपने लोगों के हालात देखे हैं। मैं गया था, अभी 10 दिन पहले की बात है, उन्हीं के जिले में जिस समाज से वो आते हैं, उन्हीं समाज का एक भाई था हमारा संजय मांझी जी। उस व्यक्ति के पास जानवर, जिस जाति से आते हैं उसका पेशा है, अक्सर की गांवों में वो लोग सुअर का पालन करते हैं। तो वो संजय मांझी 5 फीट सरकारी जमीन में सुअर रखने के लिए, बरसात से बचाने के लिए 5 फीट सरकारी जमीन में एक झोपड़ी का निर्माण कर रहे थे। तो झोपड़ी को निर्माण नहीं होने दिया गया वहां जातिवादियों के द्वारा, और उस निर्माण को रोकने के लिए जातिवादियों ने संजय मांझी का दोनों हाथ काट दिया। तो मांझी जी, संजय मांझी भी हकदार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, संजय मांझी भी हकदार है कि वो नौकरी प्राप्त करे, और संजय मांझी जैसे तमाम आपके समाज के जो लोग हैं, जो 10वीं 12वीं पीएचडी, लॉ, पीजी करके, ग्रेजुएशन करके नौकरी का इच्छा रखते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं उस समाज में, क्योंकि राजनीति में कोई पद लेने के लिए आपको शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। तो कई अनपढ़ लोग भी विधायक, मंत्री बने हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि मांझी जी, अपने समाज के लोगों को, आप मंत्री हैं, आप आजीवन रहिए जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन वर्गीकरण आप अपने परिवार से शुरू कीजिए। संतोष सुमन से एमएलसी का पद छीन लीजिए, किसी दूसरे मांझी परिवार को दीजिए, किसी दूसरे भूइया को मंत्री बनाइए, किसी तीसरे भंगी को आप विधायक बनाइए, तब ना हम मानेंगे कि सच में आप वर्गीकरण के हितैषी हैं। तो अभी सुन रहे हैं कि जहां से आप विधायक थे आप सांसद हो गए, अब इमामगंज में उपचुनाव होने वाला है, अब चर्चा है कि आप अपने छोटे बेटा को या अपनी बहू को लड़ाने चले हैं। आपके अंदर इतना बड़ा हिम्मत है, इतना वर्गीकरण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, हम तो आपका सम्मान करते हैं। आप किसी सामान्य भूइया, सामान्य मुसहर, सामान्य वाल्मीकि को आप अपने यहाँ से टिकट दीजिए ना, उसको विधायक बनाइए ना, मंत्री बनाइए ना, हम स्वागत करेंगे आपका। तो हम ये जानना चाहते हैं मांझी जी कि किसी दुसार, किसी चमार, किसी धोबी, किसी पासी ने तो किसी अन्य जातियों को आरक्षण लेने से रोका नहीं है, शिक्षा लेने से रोका नहीं है। भारत सरकार सरकारी स्कूल चलाती है, सरकारी नौकरी देती है, या तमाम राज्य सरकारें देती है। तो
तो राज्य सरकारों का शिक्षा और नौकरी देने का अधिकार है। तो नौकरी और शिक्षा दोनों पाने के लिए आपने समाज के लिए जब मुख्यमंत्री थे क्या किया, अभी आप केंद्र सरकार के मंत्री हैं। मैं चाहूंगा कि आप जिस समाज से आते हैं आप अपनी जाति के लोगों का शिक्षा और रहन सहन का स्तर बेहतर कर दीजिए। आज भी जिस समाज से आप आते हैं 99% लोगों के पास 1 डिसमिल 1 कट्ठा जमीन नहीं है, और आप बात कर रहे हैं आरक्षण देने की बात। अगर बिहार के पटना विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर की नियुक्ति निकल जाए और उसमें पोस्ट रहे 3 में 2 पद मुसहर, 1 पद मुसहर और 1 पद भुइयां और 1 पद नट के लिए हो, और वहां पे मुसहर नट भुइयां अगर पीएचडी जेआरएफ नेट पास मिले ही नहीं, तो हम मांझी जी से पूछना चाहते हैं कि वो पद किसको मिलेगा? वो किसी दलित को मिलेगा कि या नॉट फाउंड सुटेबल करके वो पद जो है किसी जनरल को दे दिया जाएगा, या वो पद बैकलॉग में चला जाएगा? मांझी जी बहुत सिंसियर रहते हैं समाज के बारे में। उनको पता होगा कि बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा एससी और एसटी के बैकलॉग के पद अभी भी खाली हैं। पता है क्यों खाली हैं? क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले। तो मांझी जी, जब आपके समाज के लोग अभी शिक्षा का स्तर इतना नहीं बना पाए कि किसी नौकरी में जाने के लिए वो एलिजिबल हो सके, और आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ये तो हास्यास्पद है। हमको सीधे तौर पे ही लगता है कि मांझी जी का मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, उनको इलाज की आवश्यकता है। और अगर मांझी जी को इलाज में कोई कहीं कमी दिख रही है, केंद्र सरकार में मोदी जी के साथ हैं, तो मोदी जी से आग्रह करें कि उनका इलाज कराने विदेशों में भेज करके कराया जाए। और नहीं तो अगर नहीं हो रहा है मोदी जी से और आप सक्षम नहीं है इलाज कराने में, तो आप कहिए कि हमको परेशानी है, हमको समाज मदद करे। पूरा दलित आदिवासी समाज मिल करके मांझी जी का इलाज कराने के लिए चंदा इकट्ठा करेगा, और भीम आर्मी उनके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करेगा और उनका इलाज कराएगा। मतलब भीम आर्मी मांझी जी का इलाज का खर्च उठाने के लिए भी तैयार बिल्कुल है? बिल्कुल 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 हम लोग तैयार हैं, उनका इलाज कराएंगे। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त राजनीति गर्म है, वैसे में 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है। आप सुन रहे थे अमर ज्योति जी को। अमर ज्योति जी ने साफ तौर पे कहा कि अभी भी सरकार के पास 15 दिन का समय है। अगर सरकार चाहे तो इस बंद को रोक सकती है, नहीं तो सरकार 2018 का भारत बंद याद कर ले कि किस तरीके से देश का हालात उस समय देखने को मिला था। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।